देवदत्त जी, देवदत्त गौर जी, देवदत्त जी भाई साहब, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? गुड आफ्टरनून डॉक्टर गमनानी। डॉक्टर गमनानी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आप। हेलो। नमस्कार आप सबका। नोट बना लेंगे। पाँच चार 2-4 मिनट में और स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जब तक हम ट्विटर के लिए प्रमोशन का जो छोटा सा मैसेज है उसको सेंड कर देते हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 4। और जो 1 मिनट का हमारा जो अभियान है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अभी से कम्युनिकेट कर देते हैं। आप थोड़ा सा खाली हो गई है। हाँ, 1 मिनट और मैं बोलने लगूंगा ना, तो मैं बोलूंगा 46वीं 47वीं लगूंगा। अनिल जी, हमारे पास कुछ 40-45 सेकेंड और है, तो आप अभी रहने दो ट्विटर का अभियान। बस मैं अपने मीडिया प्रभारी का इंतजार कर रहा हूं, उनका फोन नहीं लग रहा है। ठीक है भाई साहब, ठीक। तो 4:05 तक इंतजार करके हम प्रारंभ कर देंगे। जुड़ गए हमारे डॉक्टर खिमरिया, जुड़ गए हैं। जुड़ा हूँ भाई साहब, मैं 4 बजे जुड़ गया था। अरे आप दिख नहीं रहे थे, आपको मैं कॉल लगा रहा था, आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, अब दिखना बड़ा दिक्कत रहेगा इस बार। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए, म्यूट करके बस बंद बैठे रहिएगा, कोई बात नहीं। आपका जुड़ना ही हमारे लिए काफी है। अजय जी का स्वास्थ्य कैसा है? जी भाई साहब, थोड़ा सा ठीक नहीं है, बात पहले से काफी ठीक है। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। सभी दर्शकों से और प्रतिभागियों से आग्रह है कि अपना मोबाइल और अपना म्यूट फोन मोड पे रखें। बीच में बोलने से हमारे वक्ताओं का ध्यान भंग होता है, कुछ कर नहीं पाते हैं हम। जी। राष्ट्रीय सेवा भारती एवं सीसीएफ के साथ ये हमारी 47वीं वेबिनार है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार की श्रृंखला में। कोरोना या कोविड-19 वर्तमान परिदृश्य में यह शब्द किसी खौफनाक सूचना का पर्याय बन गया है। कानों में पड़ते के साथ ही ऐसा लगता है कि कोई भारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। पॉजिटिव संभवतः इस शताब्दी का सबसे नकारात्मक शब्दों में से यह शब्द शामिल हो चुका है। बीइंग पॉजिटिव आज के दौर का सबसे डरावना शब्द बन गया है। एक ऐसी बीमारी जो सबसे पहले हमें अपनों से बलात् रूप से दूर कर देती है, हमें अपने आप से और हमारे अपनों से दूर कर देती है। इस बीमारी का नाम, शायद इस महामारी का नाम कोरोना या कोविड-19 है। मनुष्य होकर
मनुष्य के दुख में शामिल ना हो पाना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में गिना जा सकता है। इस बीमारी की विभीषिका को झेलना हमारी नियति है, किंतु सम्यक जानकारी और समय पर उपचार इसे कम करने में सहायक हो सकते हैं। इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या हैं, इनके उपचार क्या हैं और उसकी सावधानियां क्या हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर भावना। डॉक्टर भावना एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स भोपाल में। आपका सब्जेक्ट मूलतः जेनेटिक्स रहा है, जेनेटिक्स में आपने काफी काम किया है, काफी ट्रेनिंग्स ली है आपने। न्यूबॉर्न बेबीज में जेनेटिक डिसऑर्डर एंड माल न्यूट्रिशन विषय पर भी आप काम करती रहती हैं। आज का जो विषय है हमारा प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम कोविड-19, इस विषय पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भावना को। डॉक्टर भावना, आप अपने आप को अनम्यूट करके। नमस्कार सभी को एंड चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का धन्यवाद कि उन्होंने ये अत्यंत आवश्यक विषय पर ये आज चर्चा रखी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, यू कैन गो अहेड। ओके, तो बिना ज्यादा समय लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। जो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में, बच्चों के उसमें हम शुरू करेंगे। स्लाइड्स दिख रही हैं सभी को? जी बिल्कुल। ओके, तो हम शुरू करेंगे कोविड-19 बच्चों के उसमें लक्ष्य में बात करेंगे हम। अगर हम भारत के देश, अपने देश में आज की डेट में देखें कि कोविड-19 की क्या स्थिति है, तो यदि हम ये समीक्षा करें तो 20 वर्ष से छोटे लोगों में या 20 वर्ष से छोटे बच्चे जिन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक हम बच्चों को बच्चा विभाग में देखते हैं, तो 12% लोग जितने अफेक्टेड हुए उसमें से सिर्फ 12% लोग 20 साल से छोटे हैं, और जितनी मृत्यु हुई ये कोविड की वजह से उसमें से 3% डेथ्स जो हैं वो 20 साल से छोटे व्यक्तियों में हुई हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एक सेकंड सर्ज या सेकंड वेव से हम गुजर रहे हैं। अब ये सेकंड सर्ज या सेकंड वेव क्यों हुई, ये हमें मालूम है कि हमने धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, एकदम सभी कुछ खुलने लगा तो सभी लोग बाहर आ गए, सब लोगों ने इकट्ठे होना, मास गैदरिंग्स होने लगी, शादी ब्याह और ये सब सेलिब्रेशंस लोग करने लगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज करने के प्रति शायद हम लोग लापरवाह हो गए और एकदम से इन्फेक्शन जो है वो फैलने लगा। कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन या नए स्ट्रेन देखने में आए जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं, और क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हमारे एंड पर हुई, इसलिए यह तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन एक सुनामी की तरह, जिसे हम वेव कह रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एक सुनामी की तरह उससे जूझना पड़ रहा है। अब हम ये देखें कि क्या बच्चे इस सर्ज में पिछली सर्ज से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर हम देखें तो पिछली सर्ज से इस सर्ज में या इस वेव में ओवरऑल ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। द नंबर ऑफ केसेस हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वेव। लेकिन अगर उस नंबर का प्रोपोर्शन हम देखें तो जो प्रोपोर्शन हमने फर्स्ट वेव में देखा था, वैसे ही अराउंड 12% के करीब लोग 20 साल से नीचे इस सर्ज में भी प्रभावित हुए हैं। तो एक्चुअल नंबर्स बढ़ गए हैं, परंतु प्रोपोर्शन यदि देखें तो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब ये क्योंकि ये देखा गया कि पिछली फर्स्ट वेव जो थी उसमें एल्डरली या 60 साल से बड़े लोग जो थे वो ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, पर इस वेव में जो यंगर पॉपुलेशन है 18 से 45 साल एज ग्रुप वाली, वो ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले लोग शायद वैक्सीनेट होकर के थोड़ा सेफ उसमें चले गए। तो ये प्रिडिक्ट किया जाने लगा कि अगर थर्ड वेव होगी, जब भी होगी, तो नेक्स्ट वेव जो है वो बच्चों में ज्यादा देखी जाएगी, उसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा देखा जाएगा। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा सच में होने वाला है। हम ये देखें कि क्या बच्चे सेकंड सर्ज में ज्यादा अगर अफेक्ट हुए तो क्यों अफेक्ट हुए। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे हमने अनलॉक हुआ, सब लोगों का बाहर निकलना बढ़ गया, तो बच्चों का भी बाहर खेलना कूदना, मिलना जुलना, दोस्तों से, फैमिलीज के साथ वो बढ़ने लगा। कुछ स्कूल खुल गए जो सीनियर सेक्शंस वगैरह के, तो बच्चों का बाहर जाना शुरू हुआ। क्योंकि अनलॉक हुआ तो पेरेंट्स की मोबिलिटी बढ़ी और इस वजह से पेरेंट्स ज्यादा अफेक्ट होने लगे और उनसे बच्चों में
ट्रांसमिशन बढ़ने लगा। म्यूटेंट स्ट्रेन्स की हमने बात की जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं या ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, जिससे हमने देखा कि सेकेंड वेव में पूरे की पूरी फैमिलीज अफेक्ट होने लगी। और इस बार का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा सीवियर तरीके से देखा जा रहा है कि फीवर जो है वो ज्यादा लंबे समय तक चल रहा है और ज्यादा लोग क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच रहे हैं। सो ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, जिसमें मरीज को दिक्कत नहीं होती पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ये एडोलेसेंट्स में या यंग लोगों में ज्यादा देर तक टॉलरेट किया जाता है और एकदम से स्थिति जो है वो बिगड़ने लगती है। लेकिन फिर भी यदि अगर हम देखें तो ये डिजीज या ये बीमारी जो है ये बच्चों में अडल्ट्स की अपेक्षा कम गंभीर है। सिर्फ 1 या 2% बच्चों को हमें भर्ती करने की, इस बीमारी के साथ जो ग्रसित होते हैं उन्हें हमें भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों बच्चों में कम होती है ये बीमारी की सिवियरिटी? इसके लिए अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा SARS-CoV वायरस है ये बच्चों को बच्चे इससे ग्रसित होने के लिए कम ससेप्टेबल हैं एज कम्पेयर टू अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस। एंड ये बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं इन्फेक्टेड अडल्ट फैमिली मेंबर से होते हैं। और अगर हम अडल्ट फैमिली मेंबर को टाइम से आइसोलेट कर देते हैं तो ये जो है इससे बच्चों का एक्सपोजर को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जो ACE2 रिसेप्टर एक तरह का रिसेप्टर होता है जो लंग में जो हमारे सेल्स होते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। इस रिसेप्टर के ऊपर वायरस की बाइंडिंग होती है या वायरस को सेल्स के अंदर, लंग्स के अंदर लेने में इस रिसेप्टर का रोल रहता है। तो बच्चों में ये रिसेप्टर का एक्सप्रेशन काफी अच्छा होता है, इसलिए उसको लोकली वायरस को हैंडल करके अपनी बॉडी से एलिमिनेट करने में बच्चों की कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है। बच्चों की क्योंकि एपिथेलियम रीजनरेट करने की कैपेसिटी अच्छी है, उनकी एक्सपोजर टू स्मोक, एक्सपोजर टू स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ऐसी कोमॉर्बिडिटीज उनमें कम पाई जाती हैं, इसलिए वो इन इलनेसेस से जल्दी रिकवर कर लेते हैं और उनकी बॉडी इससे हैंडल करने में ज्यादा अच्छे से सक्षम है। इसीलिए शायद बच्चों में यह बीमारी कम गंभीर रूप में देखी जाती है। अब इस बीमारी का बच्चों पर क्या क्या इफेक्ट हुआ उसको यदि हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, कुछ हैं डायरेक्ट इफेक्ट्स। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब बच्चे डायरेक्टली इफेक्ट होने लगे, बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम, पेट से रिलेटेड उल्टी, दस्त, ये बीमारियां जब या दिक्कतें होने लगी। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया जो कि कोविड की बीमारी के 2 से 6 हफ्ते के बाद देखा जा सकता है, जिसमें बच्चे को कि हार्ट पे असर हो सकता है या कावासाकी डिजीज जैसी बीमारी के साथ बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं, शॉक में आ सकते हैं जो गंभीर स्थिति ले सकती है। और कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस देखेंगे जो अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि कुछ स्किन रैशेस वगैरह के साथ बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट प्रभाव हुए बीमारी के। कुछ इनडायरेक्ट प्रभाव हुए इस बीमारी की वजह से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नॉन कोविड सुविधाएं अस्पतालों में बंद हो गई। जो रूटीन मैटरनल चाइल्ड केयर हेल्थ सर्विसेज हैं जैसे कि इम्यूनाइजेशन, वेल बेबी क्लिनिक, डेवलपमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये सब सर्विसेज अफेक्ट हो गई। इनकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। बच्चों के स्कूल बंद हो गए, दोस्तों से मिलना जुलना, खेलना कूदना, सब एक्टिविटीज पे प्रभाव पड़ा। इससे उनकी लर्निंग पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे ये सब इश्यूज होने लगे। हम देख रहे हैं बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आने लगे हैं, कुछ बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स को काम चला गया, कुछ पेरेंट्स बीमार होकर भर्ती हो गए। इन सब चीजों की वजह से घर की फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ने लगा, जिससे बच्चों के खाने की, भोजन की अवेलेबिलिटी, बाकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी पे प्रभाव पड़ने लगा। ये हुआ कि एक तरफ बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी बाहर जाने की रिस्ट्रिक्शन हो गई, सब लोग घर में ही कैद थे। घर में तो अच्छा खाने की इच्छा की वजह से लोगों का फास्ट फूड कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया। मैदा, मैगी, ये सब रिलेटेड चीजें ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से बच्चों में मोटापे की दर भी बढ़ने लगी है एज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोविड-19। अब ये जो वायरस है ये हम जानते हैं कि ये 3 तरीके से फैलता है। एक है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से, दूसरा है जिसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जबकि हम किसी एक ग्रसित व्यक्ति या बीमार व्यक्ति के पास हों तो उसके बोलने से या खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स पैदा होती हैं उससे सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है। तीसरा जो इस सर्च में बात की जा रही है कि अब ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है कि खांसने और छींकने से जो एरोजोल्स जनरेट होते हैं वो हवा में कुछ ज्यादा दूरी तक परसिस्ट करते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट ना करके हवा के थ्रू वो
ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो यदि हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो इससे फैलने की आप प्रेजेंटेशन भी साइमल्टेनियसली कर रही हैं क्या? प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है। स्लाइड दिख रहा है क्या? नहीं, स्लाइड नहीं दिख रहा है तो ठीक है अजय जी, आवश्यकता नहीं है प्रेजेंटेशन की, अगर नहीं दिख रहा है तो चलने दीजिए। अब दिख रहा है? मैडम आप कंटिन्यू करें वैसे ही विदाउट प्रेजेंटेशन। तो दिख रहा है इनिशियल इंप्रेशन था वो हम कांटेक्ट और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, पर इस वाली सर्ज में हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन की भी बात कर रहे हैं। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन से इसकी जो फैलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, उसका फैलने का खतरा दूर तक ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें एयरबोर्न ट्रांसमिशन को कैसे रोकना है, तो उससे इन्फेक्शन को रोकने के क्या क्या हम उपाय ले सकते हैं। उससे रोकने के उपाय ये है कि घर का आप वेंटिलेशन जो है, दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, उन्हें बंद ना रखें, घर में वेंटिलेशन होता रहे। एयर फिल्टर का कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, एक बंद जगह पर, ऑफिस में या बाकी जगह पर खूब सारे लोग एक कमरे में इकट्ठे ना हो। और यदि घर में इकट्ठे काफी सारे लोग हैं और उनमें से यदि कोई भी कोविड से ग्रसित है या संभावित ग्रसित है तो वो घर के अंदर भी मास्क का उपयोग करें। मास्क सही साइज का, सही फिट का होना बहुत अत्यंत जरूरी है। और अगर आप कोई हेल्थ केयर सेटिंग में या अस्पताल में या मरीजों के साथ काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप 3 लेयर सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ही पहने, क्लॉथ मास्क वहां पर ना पहने। अगर हम बच्चों में इन्फेक्शन स्प्रेड की बात करते हैं तो हमें इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानना जरूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब हम एक्सपोज हुए, उसमें एक्सपोज होने में और हमारे सिम्टम डेवलप होने में जो बीच का समय होता है, तो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 5 दिन है, पर ये 2 से 14 दिन तक हो सकता है। तो यदि आप किसी कोविड ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको 14 दिन तक या अगले 2 हफ्ते तक उसके सिम्टम्स डेवलप होने की संभावना रहती है, परंतु मैक्सिमम लोगों में या बच्चों में ये सिम्टम्स 4-5 दिन के बीच दिखने लगते हैं। बच्चों में ये इन्फेक्शन जो है, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो कोविड-19 से एक्सपोज होगा सबको सिम्टम्स डेवलप होंगे। कुछ बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, पर आपने अगर टेस्ट किया तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन और कोई भी परेशानी नहीं है, कोई क्लिनिकल सिम्टम साइंस नहीं है, और यदि आप चेस्ट एक्सरे करें तो चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक बच्चे, जब हम किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं उस समय आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव कॉन्टैक्ट है। यदि बच्चा सिम्प्टोमेटिक होता है तो क्लासिकल मैनिफेस्टेशंस जो मूलतः सभी या मोस्टली बच्चों में देखे जाते हैं वो है सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, छोटे बच्चों में भूख ना लगना, फटीग या इजी फटीगेबिलिटी, दूध ना पीना, सुस्त पड़े रहना, ये सब का सिम्टम्स उनमें देखे जा सकते हैं। और जैसे कॉमन सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों में होता है वही सिम्टम या लक्षण हमें नजर आते हैं मेजॉरिटी बच्चों में। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ये एटिपिकल सिम्टम्स 5 से 10% बच्चों में उल्टी या दस्त हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये सभी में नहीं देखे जाते, पर सेकेंड सर्ज में ये सिम्टम्स हमने ज्यादा लोगों में देखने में आ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बात की कि ये वाला म्यूटेंट ज्यादा जल्दी से एयरबोर्न ट्रांसमिशन के थ्रू इसका फैलाव ज्यादा है और कुछ एटिपिकल और सिवियर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। करीब 3% बच्चों में कुछ क्यूटेनियस या स्किन की मैनिफेस्टेशन देखे जा रहे हैं, जो किसी भी तरीके का स्किन रैश हो सकता है, स्किन ब्लांचिंग हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यदि आप देख पा रहे हैं तो, कि उंगलियों के आसपास लाली या उंगलियों के आसपास बैंगनी कलर का रैश हो सकता है। कुछ बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हार्ट पे असर हो सकता है या बच्चा शॉक में प्रेजेंट कर सकता है। मोस्टली बच्चे जो हैं हमारे वो सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही प्रेजेंट करते हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी, जैसा हम अडल्ट्स में देख रहे हैं हाइपोक्सिया, सैचुरेशन फॉल होना, वो जनरली नहीं होता है। अब उम्र के साथ हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसका कट ऑफ अलग अलग रहता है। हम कब कहेंगे कि बच्चे की सांस तेज चल रही है? यदि आप 1 मिनट तक घड़ी देख के बच्चे की सांस गिनेंगे तो 2 महीने से छोटे बच्चे में अगर ये सांस 60 पर मिनट से ज्यादा है
3 महीने से 11 महीने तक के या 3 महीने से 1 साल तक के बच्चे में यदि ये गिनती 50 पर मिनट से ज्यादा है, और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में मोर देन 40 पर मिनट, और 5 साल से बड़े बच्चों में 30 पर मिनट से यदि ये संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब बच्चे की सांस तेज चल रही है। पर जनरली कोविड-19 में बच्चों में सांस जो है वो तेज नहीं चलती, क्योंकि ये मामूली सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों को हो सकता है कि फीवर ना हो, सिर्फ उल्टी, दस्त या पेट में दर्द जैसे तकलीफ हो सकती है। कुछ बच्चे सिर्फ भूख ना लगना या हाथ पैर दुखना, जनरल बॉडी एक के साथ सिर्फ 2-3 दिन की माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो सकते हैं। और यदि हम बच्चों का जांच करें तो सिर्फ हमें गले में थोड़ी लालपन या कंजेशन दिखेगा, और छाती में कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इन बच्चों को जनरली माइल्ड यूआरआई लाइक सिम्टम्स के साथ ही ये बच्चों की बीमारी रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपने कोविड-19 का डायग्नोसिस किसी बच्चे में बना लिया है और वो बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, तो कोई भी एडिशनल ब्लड टेस्ट या छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन, कोई भी एडिशनल ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक बच्चों में। ये मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ, यदि आप देख पा रहे हैं तो, कि जो बच्चे माइल्ड इलनेस है, तो दिखेगा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक छोटी सी स्लाइड दिख रही है बस। मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ। जी। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैडम। अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा। मैं मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? क्या आप ऐसे कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको मेल कर दे रही हूँ, और अगर आपके वहां से आपने यहाँ से शेयर स्क्रीन करने का ऑप्शन ही हटा दिया है। नहीं मैडम है, आप प्रेजेंटिंग नाउ पे जाके कर सकते हैं। नहीं, प्रेजेंटिंग नाउ पे ही कर रही हूँ, पर वो कह रहा है नॉट अलाउड। अनिल जी जरा देखिए, आपकी सेटिंग्स में कुछ चेंज हुआ है। चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ। हाँ, आप मैम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन जरूरी भी नहीं है। हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आपको ये देखना है कि होम आइसोलेशन, जब आप किसी बच्चे को जो माइल्ड इलनेस के साथ आया है उसको आप बता रहे हैं, तो पहली चीज आप ये देखें कि रेस्पिरेटरी रेट जो अभी हमने बात की थी, सांस लेने की गति लेस देन एज स्पेसिफिक कट ऑफ है। तो यदि मान लीजिए कि 2 महीने से छोटा बच्चा है, तो क्या उसकी सांस 60 पर मिनट से ज्यादा तेज तो नहीं चल रही है? यदि नहीं चल रही है, सांस लेने की दिक्कत नहीं है, तो बच्चे को होम आइसोलेशन एडवाइस किया जा सकता है। अगर आप SpO2 या पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करें तो वो मोर देन 94% है, तो आप उसको होम आइसोलेशन एडवाइस कर सकते हैं। और कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इम्यूनो स्टेट्स, कोई कैंसर का बच्चा है, और किसी लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड्स पे है, किसी को क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम या क्रॉनिक किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसी कोई बीमारी बच्चे में नहीं है तो ऐसे बच्चे को सेफली होम आइसोलेशन एडवाइस की जा सकती है। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि घर पे उसके आइसोलेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है। यदि मतलब 2 ही कमरे में सब लोग रहते हैं और घर में 10 लोग रहने वाले हैं, तो एक कमरे में बच्चे को कैसे आइसोलेट करेंगे? तो उनके घर में ऐसी सुविधा है कि नहीं है? घर में बच्चे को केयर देने के लिए राउंड द क्लॉक कोई केयर टेकर अवेलेबल है कि नहीं है? मान लीजिए कि हस्बैंड सिर्फ माँ बाप और बच्चा घर में रहते हैं और माँ बाप दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बच्चा पॉजिटिव हो गया, तो वो घर में किसके साथ रह पाएगा? तो ये हमें देखना जरूरी है कि होम आइसोलेशन प्रोवाइड करने के पहले हम ये इंश्योर करें कि होम आइसोलेशन के लिए जगह अवेलेबल है, एक केयर टेकर अवेलेबल है, उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करने की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, और जो केयर टेकर अवेलेबल है क्या वो बच्चे की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। और अगर ऐसा केयर टेकर अवेलेबल है, सो दे हैव टू प्रोवाइड या दे हैव टू फिल एन अंडरटेकिंग ऑन सेल्फ आइसोलेशन, कि वो आइसोलेशन में सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं।
तो इन चीजों का ध्यान रखने के बाद अंडरटेकिंग साइन करा के हम बच्चों को जो माइल्ड इलनेस के साथ आए होम आइसोलेशन में भेज सकते हैं। अब यदि बच्चा इन्फेक्टेड है और पेरेंट्स एसिम्टोमेटिक हैं, तो भी माँ बाप का ये सवाल होता है कि क्या हम बच्चे के साथ रहें कि ना रहें। तो हमें उनको ये बताना है कि आप जब तक बच्चा सिम्टोमेटिक हुआ, आपका एक्सपोजर ऑलरेडी बच्चे के साथ हो चुका है, इसलिए पेरेंट्स और बच्चे को अलग नहीं करना है अनलेस पेरेंट्स को कोई रिस्क फैक्टर है। यदि पेरेंट डायबिटिक है, पेरेंट को कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या कोई और दवा उसके लिए लंबे समय से स्टेरॉइड चल रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है या लंग डिजीज का के पेशेंट्स हैं पेरेंट्स जो हैं, अगर ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो पेरेंट्स और बच्चे को हमें अलग नहीं करना है। अब इसकी उल्टी स्थिति ये है कि पेरेंट्स पॉजिटिव हैं और बच्चा एसिम्टोमेटिक है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है और उसका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ या टेस्ट न मान लीजिए नेगेटिव है, तो भी हमें बच्चे को और पेरेंट्स को अलग नहीं करना है। पेरेंट्स के साथ ही बच्चे को हमें आइसोलेट कर देना है। इस स्थिति में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने के योग्य है, जो बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया कि गलती की जाती है कि माँ बाप दोनों पॉजिटिव हो गए या घर में जितने लोग थे पॉजिटिव हो गए, बच्चा एसिम्टोमेटिक था तो उसको दादा दादी के पास या नाना नानी के पास या बुआ के घर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये बच्चा जो है ये इन्फेक्टेड हो सकता है पर एसिम्टोमेटिक है, और यदि इसको आप दादा दादी और नाना नानी के घर भेज देंगे तो वो लोग जो अनएक्सपोज्ड थे इन्फेक्शन से वो सभी एक्सपोज हो जाएंगे और वो हो सकता है कि उनमें कोविड-19 गंभीर स्थिति या गंभीर रूप धारण कर ले। इसलिए यदि घर में बाकी लोग पॉजिटिव हैं और बच्चा एसिम्टोमेटिक है तो उन्हें बच्चों को अपने से अलग ना करें, बच्चे को अपने साथ ही घर में आइसोलेटेड रखें, बच्चे को घर के बाहर किसी के पास ना भेजें। यदि ऐसे एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स का आप आरटी-पीसीआर या टेस्ट कराना चाहते हैं तो इट शुड बी बेस्ट डन आफ्टर 5 days ऑफ एक्सपोजर। तो यदि आपको आज सिम्टम्स डेवलप हुए हैं और आपका बच्चा एसिम्टोमेटिक है तो 5 दिन के बाद ही बच्चे का आप टेस्ट कराएं, उसके पहले कराने की जरूरत नहीं है। और अगर एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ गया है तो 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद कभी भी कोविड नेगेटिव डॉक्यूमेंट करने के लिए रिपीट पीसीआर कराने की, रिपीट टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी वो ये कि दादा दादी के पास इस बच्चे को प्लीज ना भेजें। अगर हमें इन बच्चों को अस्पताल में कब भर्ती करना है, अगर होम आइसोलेशन फिजिबल नहीं है, घर पे ओवर क्राउडिंग है, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को कोई हाई रिस्क फैक्टर है या रेगुलर मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, और इन सभी बच्चों का जो है जो अटेंडेंट है अगर वो कोविड नेगेटिव है तो वो मास्क पहन के या प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट घर पे पहन के ही इन बच्चों की देखभाल करें। जो ये माइल्ड बीमारी है बच्चों में, खांसी सर्दी जुकाम जैसी, उसमें सिर्फ बुखार के लिए पैरासिटामोल 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हमें देनी है और कोई भी दवा एक्स्ट्रा हमें देने की जरूरत नहीं है। ब्रूफेन, आइबुजेसिक, मेफेनामिक एसिड वगैरह, डोलो, निमेसुलाइड, ये सब दवाइयां बच्चों में हम ना इस्तेमाल करें। प्लेन पैरासिटामोल जो क्रोसिन या कैल्पॉल नाम से आसानी से मिल जाती है, सिर्फ हमें वही इस्तेमाल करनी है। खांसी की दवाएं देने का कोई रोल नहीं है। गले को आराम देने के लिए आप गुनगुने पानी को पीने के लिए या गरारे करने के लिए ये बता सकते हैं। बड़े बच्चों में शहद दी जा सकती है, छोटे बच्चों में शहद जो है जहां तक हो सके अवॉइड करें, और एंटीबायोटिक्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बाजार में जितनी दवाइयों के नाम आप आजकल सुन रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, मतलब अनगिनत दवाइयां हैं, इनमें से किसी भी बीमारी का बच्चों में कोई रोल नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है। घर पे बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे की केयर अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो उनको क्या क्या मॉनिटर करना है, उनको बच्चे की पल्स और टेम्परेचर और सैचुरेशन का एक चार्ट बनाना है। दिन में 4 से 6 घंटे में आप ये वाइटल्स जो है वो मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि बच्चा नीला तो नहीं पड़ रहा है, हाथ पैर ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं, सैचुरेशन 94 के नीचे तो नहीं जा रहा है, बच्चा ठीक से खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, सुस्त तो नहीं हो गया, दौरा तो नहीं आ गया है। इनमें से कोई भी परेशानी यदि आपको लगती है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें या बच्चे को अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर के जाएं। एडिक्वेट हाइड्रेशन और समय से फीडिंग बच्चे को देते रहें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर पैरासिटामोल की दवाई दें। अब ये हुआ माइल्ड बीमारी का इलाज।
अब हम बात कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव आने वाली है वो थर्ड वेव बच्चों में ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो ऐसा सच में होने वाला है क्या, इसके बारे में, और अगर होने वाला है तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो उसमें जो हम प्रिंसिपल्स अडल्ट्स के लिए यूज करते हैं वही प्रिंसिपल्स हम बच्चों में यूज करते हैं। बस रामबाण है कि बच्चों को जहां तक हो सके घर के अंदर रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। घर में किसी को भी यदि कोई सिम्टम होता है उसको आइसोलेट कर दें, बच्चों से एक्सपोजर मिनिमाइज करें। कुछ दिनों के लिए अभी बच्चों को बाहर खेलने, दूसरे बच्चों से ना मिलने दें, क्योंकि वो एक दूसरे से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं और घर के बाकी लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर हैंड हाइजीन, अच्छे से 40 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना बार बार जरूरी है। वॉशरूम जाने के बाद, खाना खाने से पहले, बाहर खेल के आने के बाद, हैंड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क यूज करना बहुत जरूरी है। 2 साल से छोटे बच्चों में IAP मास्क, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो मास्क यूज रेकमेंड नहीं करती, और WHO का कहना है कि 5 साल से छोटे बच्चों में मास्क की कोई जरूरत नहीं है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को मास्क एनकरेज करने के लिए यूज करें, और जैसी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जहां तक वो पहन सके, उनको मास्क पहनने के लिए हम मोटिवेट करें। जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए मास्क का रूल जैसे अडल्ट्स के लिए, वैसे उनको मास्क पहनना जरूरी है। बच्चों के लिए 3 लेयर्ड क्लॉथ मास्क जो आता है वो कंफर्टेबल है, वो यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसको समय समय से रोज साफ करके, धो के, सुखा के हम इस्तेमाल करें, और एक बच्चा दूसरे बच्चे का मास्क इस्तेमाल ना करे। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है बच्चों की, जो समय समय से टीके लगते हैं, उनको हम जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर बाकी बीमारियों से हम उनको बचा के रखेंगे, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो कोविड-19 से लड़ने की क्षमता उनमें रहेगी। अगर वो बाकी बीमारियों से ग्रसित होंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और कोविड-19 गंभीर रूप धारण कर सकता है। फिर घर में जो अडल्ट्स हैं, जो एलिजिबल हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, वो जरूर टाइम से वैक्सीनेट हों, अपना शेड्यूल पूरा करें, ताकि बच्चे जो हैं एक्सपोज होने से बच जाएं। थर्ड वेव के लिए डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जो अभी तक के आंकड़े हैं, सेकेंड वेव में बच्चों पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ गए हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा बच्चों को हो रहा है, पर हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रही है अभी तक। थर्ड वेव को ना सिर्फ बच्चों के लिए, हमें सबके लिए टोटल एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी प्रिवेंट करना जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि simple steps of hand hygiene, washing your hands, using a mask and maintaining social distancing will help us to prevent this third wave. बट फिर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी अगर रहती है तो हमें उसको हैंडल वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो एज्यूम करके तैयार रहना है। उसके लिए हमें बच्चों को अगर यदि मान लीजिए ऐसे बच्चे ज्यादा नंबर्स में आते हैं थर्ड वेव में, उसके लिए हमें अपनी मैन पावर को ट्रेन करना जरूरी है, जो ऐसे वेबिनार्स के थ्रू और अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको ट्रेन किया जा रहा है, सोशल वर्कर्स को, कि ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करें, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, और घर पे हम क्या ट्रीटमेंट देके बच्चों को सेफ रख सकते हैं, क्या डेंजर साइंस हैं, किस समय उनको जल्दी से जल्द अस्पताल लेके जाया जाए। अस्पताल जो हैं वो गियर अप हो रहे हैं कि बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट PICU के बेड्स बढ़ाए जाएं, वहाँ ये सारी मशीनें, सभी सुविधाएं इन बच्चों को हैंडल करने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल द वर्स्ट, बट आई विल emphasize again that please do not panic on this speculations of third wave going to affect the children at worst. We have to be prepared, और उसके लिए हम अपनी तैयारी और अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं, जो हमने अभी देखे, उनका अच्छी तरीके से, सही तरीके से पालन करें। अब 2 मिनट में लूंगी न्यूबॉर्न्स के लिए, जो कोविड पॉजिटिव माताओं को न्यूबॉर्न बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए हमें क्या स्पेशल ध्यान रखना है। जैसा कि हमें पता है कि जो मदर अगर कोविड पॉजिटिव हो गई है, तो जैसा उन्होंने पहले कहा कि हमारे पास अटेंडेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कि कोविड पॉजिटिव इंसान के साथ रहने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए साथ में कोई केयर टेकर या वो रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मदर्स को अपने बच्चों का ध्यान रखने में या इनकी केयर करने में मुश्किल हो रही है। प्लस मदर्स को इस समय ना केवल फिजिकल या इमोशनल सपोर्ट, बल्कि मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत रेयर है, जनरली नहीं होता है।
बच्चे को ट्रांसमिशन होता है, जो हमारी डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद हैंडलिंग प्रैक्टिसेस हैं, एक से दूसरे को इन्फेक्शन का, जो हम हाथ नहीं धोने में हमारी आनाकानी हो जाती है या इन्फेक्टेड चीजों के संपर्क में बच्चा आता है, उससे उस बच्चे को इन्फेक्शन लगता है। और न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चे जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको सीवियर बीमारी जो है वो नहीं होती है। कुछ बच्चे निमोनिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और मदर्स को अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सपोजर होता है तो उससे बढ़ते हुए फीटस को या बढ़ते हुए बच्चे को माँ के गर्भ में क्या असर होंगे, ये अभी तक कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी हमारे पास क्लियर कट जानकारी अभी नहीं है कि गर्भ में रहते हुए यदि एक्सपोजर हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बनावट पे या ग्रोथ पे कितना असर आएगा। तो यदि माँ और बच्चा कोविड पॉजिटिव मदर का अगर बेबी हुआ है, अगर वो दोनों मेडिकली स्टेबल हैं, तो दोनों को अलग ना किया जाए, दोनों को एक ही कमरे में रखा जाए, और हम जहां तक हो सके डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें। अगर मदर को ज्यादा खांसी है या मदर की तबीयत खराब है तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करके वो बच्चे को दिया जा सकता है। यदि माँ स्टेबल है तो वो मास्क पहन के हैंड हाइजीन फॉलो करते हुए बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा सकती है, और जहां तक हो सके डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और कैंगरू मदर केयर हमें जो है वो प्रमोट करना जरूरी है। दूसरा, हमें जब हम जिन बच्चों को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं उस समय हाथ धो करके साफ बर्तन में वो लिया जाए, और उसमें हैंड हाइजीन एंड बाकी सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जाए ताकि कंटामिनेशन कम से कम रहे। इन बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन एट बर्थ, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी लगाना जरूरी है। कुछ जगह पर, कुछ अस्पतालों में ये देखा गया है कि क्योंकि मदर कोविड पॉजिटिव थी इसलिए बच्चे को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया गया और रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं दी गई। अब अगर हम रूटीन टीकाकरण नहीं करेंगे तो ये बच्चे बाकी बीमारियों से ग्रसित होने के लिए ज्यादा संभव होगा, और उसमें फिर कोविड-19 जो है उसकी सिवियरिटी भी बढ़ जाएगी। एक हेल्दी मेंबर जो है कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस फॉलो करके एक ही मेंबर हम आइडेंटिफाई कर ले। मान ली माँ के साथ यदि बच्चे की नानी रुकी है या दादी रुकी है तो ऐसा नहीं कि एक दिन एक जना रुकेगा और दूसरे दिन दूसरा जना रुकेगा या हर 6 घंटे में हम बदल देंगे, ऐसा ना करें। अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो मदर और बच्चे के साथ एक ही केयर टेकर को हम छोड़ें ताकि कम से कम लोग एक्सपोज हो और कम से कम लोग बच्चे के संपर्क में आए और बच्चे को एक्सपोजर का खतरा कम से कम हो जाए। जितना जल्दी माँ और बच्चे को घर भेजा जा सके उनको घर भेज दीजिए, और घर पे भी द चाइल्ड और बेबी शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय मल्टीपल पीपल। घर पे जो भी बच्चे को हैंडल करें वो मास्क पहन के, हाथ धो करके बच्चे को हैंडल करें। बच्चे और माँ को जहां तक हो सके अलग ना किया जाए और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। जिस कमरे में माँ और बच्चे को रखा जाए वहां अच्छी वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए, ये जरूरी है। सो की मैसेजेस आर मिनिमम हैंडलिंग, यूनिवर्सल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट एंड हाउसकीपिंग। ये जो सरफेस हमारे बार बार उन यूज में आ रहे हैं, जैसे माँ को यदि खांसी है, बार बार अगर वो बेड से खांस रही है तो जो आसपास का एरिया है उसको हम रेगुलर क्लीन करते रहें। तो बच्चों में थर्ड वेव की ये स्पेकुलेशन जो है ये अभी तक सिर्फ एक अजम्पशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो सिवियरली अफेक्ट होने वाले हैं। उसको रोकने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अडल्ट्स का वैक्सीनेशन जो घर में है उनका जल्द से जल्द हो, बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता रहे, हम हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग करें कि वो बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके, जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके, ताकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक इलनेस से रिकवर हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सारी जानकारी दिया। आप जुड़े रहिएगा मैडम, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट सेशन में लेंगे इसके बाद। धन्यवाद। जी जी। इस काली ठंडी आग को वापस कर रहा हूं मैं, और इसी के साथ लौटा रहा हूं ये सफेद मिट्टी, ये गतिहीन पानी, ये बहरी हवा और ये अथाह आकाश जो गूंगा है। यूं तो मैं जानता हूं ईश्वर कि तुम जानते थे कि एक दिन मैं ये सब कुछ इसी तरह तुम्हें वापस कर दूंगा, परंतु इस तरह लौटाना होगा यह कभी सोचा न था।
ये आज हकीकत है, ये चरितार्थ है जो हमारे जीवन में हम सबके सामने लग रहा है कि प्रकृति इस तरह से इस रूप में हमारे साथ, इस भयानक तस्वीर के साथ हमारे साथ कभी हमारे समक्ष आएगी, ये कभी सोचा ना था। एक तरफ जहां कोविड पेंडेमिक हमारे समक्ष एक महामारी के रूप में खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और mucormycosis is the another name which has created lot of panic situation in the society in these days. What are the symptoms, how to deal with it, and what are the treatments? To talk on this subject I would like to request Dr. Vinita Ramnani to please put forward your words. Dr. Vinita Ramnani is the HOD डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, बंसल हॉस्पिटल, भोपाल। मैम हमारे साथ एक बार पहले भी जुड़ चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू मैडम प्लीज पुट योर वर्ड्स ऑन ब्लैक फंगस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अनिल जी, क्या रीजन है आज स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? अनिल जी, इसमें आ रहा है प्रेजेंट नाउ में योर एंटायर स्क्रीन विंडो एंड टैब। विंडो सेलेक्ट करके आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चले जाइए। विंडो के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल लीजिए मैम, उस पे चले जाइए तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट शेयर्ड। एक सेकेंड, पर मुझे एक्चुअली मेरा पावर पॉइंट मैं खोल के रख रही हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। अब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, विंडो सिलेक्ट कर रही हूँ। यस, जब आप विंडो सेलेक्ट करेंगे तो आपको पावर पॉइंट मैडम आपसे ऑप्शन लेगा, वो विंडो आपसे ऑप्शन लेगा, उसको लीजिए। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। नो, यस मैम, इट्स विजिबल नाउ। यस मैम, इट्स विजिबल। ओके, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए मैम। यस यस यस, इट इज नाउ। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली कृपाशंकर भैया का। म्यूकरमाइकोसिस दिख रहा है जी। ओके, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक ब्लैक फंगस है जो आजकल कोविड के दौरान और कोविड वाले मरीजों को दिख रही है। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। असल में इसके जो म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स हैं वो जो हवा में हैं, क्योंकि वो सॉइल में डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक काउ डंक या सड़ी हुई पत्तियां, सब्जियों में दिखता है। अब कोरोना के बाद ये एक नई मुसीबत आ गई है कि ये एक जानलेवा फंगस है जो आंखों की रोशनी भी छीन रही है। हो ये रहा है कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगस है ये पहले भी होती थी। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होते थे फंगस के संक्रमण, चाहे वो व्हाइट फंगस कैंडिडा के फॉर्म में हो या एस्परजिलोसिस के फॉर्म में हो या म्यूकरमाइकोसिस के फॉर्म में हो। ये दुर्लभ फंगसेस हमारी बॉडी को इन्फेक्शन देती रही हैं। इट्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस, बट क्योंकि इनके परसेंटेज इतने कम थे तो कई बार हमें पता नहीं चलता है। अगर मैं बात करूं तो आईसीयू वाले मरीजों को बहुत दिनों से जो वेंटिलेटर पे रहते थे उनको इस फंगस का संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा थी। लेकिन इन दिनों कोविड की वजह से शायद हमारा इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस के फंगस के जो कण हैं वो नाक और मुंह से प्रवेश होते हुए आंख में जा रहे हैं और आंख से ब्रेन की तरफ संक्रमण जा रहा है और ब्रेन में जाने के बाद कई बार जान भी चली जा रही है। अब कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इनका खतरा ज्यादा बना हुआ है? जैसा कि मैंने बताया कि अभी इन दिनों कोविड के दौरान या कोविड से रिकवरी हो चुके पेशेंट्स को अक्सर
विद इन 2 months हमको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है, हो सकता है वो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हों, कैंसर वाले पेशेंट्स हों, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट्स हों, या ऐसे पेशेंट्स हों जिनको किसी और बीमारी की वजह से लंबे समय से स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं, या फिर वो बहुत दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर उनको वोरिकोनाजोल नामक एंटी फंगल दवाइयां ऑलरेडी चल रही है तो उनको म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज्यादा है। ऐसा भी देखा गया है कि जो मरीज लंबे समय से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोविड वाले पेशेंट, या घर पे उन्होंने कोई ऑक्सीजन ली है, उन्हें भी ये खतरा ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या फिर जो पानी ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, ह्यूमिडिफायर, उसको भी हम कल्प्रिट मान रहे हैं। रियल तौर पर एग्जैक्टली कल्प्रिट कौन है ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये बिल्कुल तय है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन्हें ये खतरा ज्यादा है। अब जब कोरोना रोगी हैं जिनको ये बीमारी है, तो कहाँ कहाँ ये म्यूकरमाइकोसिस असर कर सकता है? वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस यानी पेट में होगा, राइनोसेरिब्रल यानी जो आजकल देखने को ज्यादा मिलता है कि नाक, आंख और ब्रेन में, यानी राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। एक डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस होता है जो पूरे शरीर में होता है, और पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो लंग्स को इन्वॉल्व करती है, और इसमें करीबन सिम्टम्स हमारे कोविड जैसे होते हैं। तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया कोविड-19 से, जबकि उनमें कोविड से रिकवर्ड पेशेंट में पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, और चमड़ी पे भी हो सकता है। हम लोगों ने सबने फेस किया हुआ है कि बारिश के दिनों में चमड़ी पे फंगल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। कई बार हमारे पैर में, कई बार हमारे नाखून में ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो हमारे फंगल इन्फेक्शन छोटे मोटे चमड़ियों पे होते रहते हैं, कभी कभी सिर के बालों में भी होते हैं, और हम उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि वो जानलेवा नहीं होते हैं। पर अभी की जो म्यूकरमाइकोसिस है वो जानलेवा है, इसलिए हमको इसके लक्षणों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये शुरुआती जो लक्षण है वो नाक में आ रहे हैं, तो हम नाक के लक्षणों की बात करेंगे। तो एक तरफ का नाक बंद होने लगेगा, उसमें एक काले कलर की कोई पपड़ी जमने लगेगी, या उसमें से कई बार असामान्य रूप से काले कलर का या भूरे रेड ब्राउन कलर का एक डिस्चार्ज अगर आ रहा है या फ्लूइड आ रहा है, तो उसे हमें देखना है। मेनली इसमें क्या हो रहा है कि नाक, आंख के चारों तरफ एक तरफा आंख, या तो सुन्नपन महसूस हो रहा है, या दर्द का एहसास हो रहा है, या सूजन का एहसास हो रहा है। तो नाक और आंख की जो स्किन है उसमें अगर चारों तरफ असहनीय दर्द है, सूजन है या सुन्नता है, तो ये एक शुरुआती लक्षण है जिसे हम इग्नोर ना करें। कई लोगों को साइनसाइटिस होती रहती है, तो उनको पता है कि साइनस कंजेशन कैसा होता है, उसकी वजह से जो साइनस वाला सर में दर्द होता है, उस तरीके के सिम्टम्स भी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। और मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह में कुछ अजीब सी स्मेल या बदबू फील हो सकती है, और कुछ लोगों को बुखार आ सकता है। तो ये नाक के लक्षण हैं जो यूजुअली अननोटिस्ड जा रहे हैं, पेशेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, और वो फिर कई बार आंखों में जब म्यूकरमाइकोसिस प्रवेश कर रहा है तब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये इस तरीके का म्यूकरमाइकोसिस है। पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर दांत या मुंह में इस तरीके के कुछ छाले दिख रहे हैं जो हमारी पिक्चर्स में दिख रहे हैं, या आपका अचानक से कोई दांत ढीला पड़ रहा है या उसमें दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको अलार्मिंग साइन देते हैं ताकि हम और आगे न बढ़ें, क्योंकि ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, यानी ये नाक यानी राइनो से होते हुए ऑर्बिटल यानी आंख और फिर ब्रेन में हो रहा है। तो आंखों की अगर हम बात करें तो आंखों में लालिमा आ रही है, आंखों के चारों तरफ दर्द का एहसास हो रहा है, और फिर सूजन आ रही है। कई लोगों को आंखों की पुतली घूमने में शिकायत हो रही है, जिसे हम आंखों का लकवा कहते हैं, जैसे आंख बंद नहीं हो पा रही है या आंख दाएं बाएं मुड़ नहीं पा रही है।
बहुत सारे लोगों की पुतली अचानक से नीचे गिर जा रही है, सुबह तो ठीक थी और शाम तक आते आते आंखों की पुतली नीचे की तरफ गिरने लग रही है, या फिर आंखें बड़ी दिखने लग रही है, आंखों में सूजन के साथ साथ में आंखों की साइज दूसरी आंख की तुलना में बड़ी दिख रही है, या फिर आंखों की रोशनी कम हो रही है या अचानक से चली गई है। तो ये कुछ लक्षण हैं जब आंखों में दिख रहा है। तो वेरी ऑब्वियसली आंखों में जो लक्षण दिख रहे हैं उससे तो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं कि इस लक्षणों के साथ में ना आए, उनके पहले ही जब उनको नेजल सिम्टम्स हैं तब वो हमारे पास आए, तो स्टेज 1 में हम उनको पकड़ लें। स्टेज 2 जब वो आंखों में तकलीफ लेके आ रहे हैं, मैं बात करूं कुछ मेरे पेशेंट्स की जो इन दिनों हमने बंसल हॉस्पिटल में देखे हैं, तो ये एक पेशेंट है 70 साल के जिनको डायबिटीज थी, पर उनको पहले कभी कोरोना का एहसास नहीं हुआ, शायद एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे या घर में ही उनको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, पर अचानक से उनकी आंख ये एक बड़ी हो गई और उनको आंख सूजने लग गई और आंख की पलक इस तरीके से बंद होने लग गई और रोशनी चली गई क्योंकि आंख की देखने वाली नस में खराबी आ गई। ऐसे कई तरीके के मरीज हैं जो आपको इन फिगर्स में दिखेंगे, जो वेरिड प्रेजेंटेशन है कि बहुत हल्की सी सूजन, बहुत हल्की सी पलक गिरी हुई नीचे, या पलक घुमाने में परेशानी, या फेस की तरफ सूजन, ये सब हमको अवेयरनेस देते हैं कि इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं तो हमें तुरंत देखना है। ये वाला जो पेशेंट है जिसमें बायलेटरल प्रेजेंटेशन है, आप देखिए कि दोनों आंखों में इनको तकलीफ शुरू हो चुकी है, ये बहुत लेट प्रेजेंटेशन है। कई बार दोनों नाक से होते हुए दोनों आंखों में भी इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण फैल सकता है, या फिर वो ब्रेन के रास्ते से होते हुए भी दूसरी आंख में आ सकता है। कई मरीजों की चमड़ी में कालापन और इस तरीके का भयावह सिचुएशंस आ रही हैं। ये जो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ ये रियल पिक्चर्स हैं जो पेशेंट्स ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड होके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसा कि मैंने बोला कि ये कोविड जैसे सिम्टम्स हो सकता है कि पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के हों। तो कोविड रिकवरी के बाद अगर आपको दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज अपनी टेस्ट फिर से कराएं कि कहीं ये कोई फंगल या सेकेंडरी संक्रमण तो नहीं है। सेकेंडरी संक्रमण हम उन लोगों को बोलते हैं जिनकी एक बीमारी से ठीक होने के बाद क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है तो दोबारा कोई ना कोई संक्रमण उनकी आंखों में, शरीर में घुस रहा है। मैडम पीपीटी दिख नहीं रहा है, शेयर नहीं हो रहा। सेव नहीं हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। शेयर नहीं हो रहा, हमारी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। आपको कुछ भी पिक्चर्स नहीं दिखे क्या? शुरुआत में दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। कितने पीपीटी दिखे? एक या दो दिखे बस। वो जैसा उनका हुआ था सेम वैसा ही हो गया क्या मेरा भी? मुझे लग रहा है कि बीच में किसी और ने भी प्रेजेंटिंग बटन दबा दिया है, उसके बाद मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। जी जी मैम। मुझे वो शेयर करना अलाउ नहीं कर रहा है आपका प्रेजेंटेशन। आज कुछ वो है, प्रॉब्लम हो रही होगी तो आज जी वैसे कंटिन्यू कीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा, हम ग्रुप में सामान्य लक्षण वाला भेज देंगे सबको जी। क्योंकि मेरा पीपीटी इसमें दिख ही नहीं रहा है। वो अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं एक बार आखिरी बार ट्राई करती हूँ फिर से। मैडम मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर दीजिए अपने प्रेजेंटेशन को और लोकेशन इसके साथ लीजिए, टैब के साथ ए विंडो पे आप जाइए और विंडो को शेयर पे लीजिए और उस फिर से दीजिए आप लोकेशन। ठीक है, अब मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, हो सकता है फिर से दिख जाए। अब दिख रहा होगा शायद। नहीं दिख रहा है। अभी स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा जी। अब दिख रहा है? दिख रहा है जी हाँ, अब आप स्क्रॉल करते जाइए, अब परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। ठीक दिख रहा है अभी? हाँ जी।
ठीक है, ये मुंह के छाले हैं इस तरीके, हाँ, मुंह के छाले इस तरीके से दिखेंगे जिनकी तरफ ब्लैक कलर का ऐसा डिपॉजिट है, तो वो एक प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है। जी। आंखों में जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे पलक नीचे गिर सकती है, या ऐसे आंख बाहर आके सूजी हुई, लाल आंसुओं से भरी हुई, और ये हमारा काम है कि अंदर देखें कि नस में क्या खराबी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, आपका पहला ही स्लाइड दिख रहा, नेक्स्ट पे आ जाइए जी। मैंने तो शिफ्ट कर दी ये सारी स्लाइड्स, अभी चलिए कुछ घूम रहा है। कंटिन्यू कीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं जी। अच्छा, मेरे को तो पूरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है शायद। अभी इस बार दिखाई पड़ रहा है। अभी क्या दिख रहा है आपको? कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए दवाइयाँ। ये आप मैनुअली स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए, मैनुअली कर देंगे तो आपको दिखता है। हम लोगों को आप स्क्रॉल कर रहे हैं शायद एरो से, आप मैनुअली जाइए, दिखता है। ये अभी आपको कुछ आई के पिक्चर्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, नहीं दिख रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए दवाइयाँ, ऐसा दिख रहा है कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब जो हम फर्स्ट स्लाइड दिखा रहे हैं वो ये ठीक दिखा है, रहा है। ये अभी दिख रहा अब है। दिखाई पड़ रहा है। अब दिख रहा है, सभी लोग नहीं बोले प्लीज, मैं बात कर रही हूँ, क्लियर माइक बंद रखें प्लीज। दिख रहा है। अभी आंखों के कुछ फोटो दिख रहे हैं। जी जी मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये आई के कुछ सिम्टम्स हैं कि आंख के चारों तरफ हल्की सी सूजन दिख रही है, आंख की पलक नीचे गिरी हुई है, या आंख थोड़ी सी साइज में बड़ी दिख रही है, या दोनों आंखों के बीच में अंतर दिख रहा है, एक आंख छोटी एक बड़ी दिख रही है, फेस सूज रहा है एक तरफ का, और आंख बंद हो रही है और आंख नहीं घूम रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी हमको ध्यान रखनी है। ये एक पेशेंट है जिसकी दोनों आंखों में इन्वॉल्वमेंट है, तो कई बार दोनों नाक से होते हुए दोनों आंखों में भी जा सकता है। अभी दिख रही है मेरी स्लाइड्स? यस मैम, दिख रही है, दिख रही है। और ये है जिसमें चमड़ी में भी संक्रमण हो सकता है, मतलब सिर्फ नाक आंख नहीं, आंख के चारों तरफ और नाक के चारों तरफ वाली चमड़ी में भी संक्रमण हो सकता है। ये कुछ जांचें करते हैं, तो नाक से कुछ सैंपल लेके और उसको भेजते हैं KOH माउंट यानी माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और 10 मिनट के अंदर ये स्लाइड बना के अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये फंगस उगती हुई दिखेगी। सीटी स्कैन जो है वो इसका डायग्नोसिस होता है कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे है। पैरानेजल साइनसेस यूजुअली काले काले दिखते हैं, और सीटी में वो कालापन खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पे म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है। MRI में सबसे ज्यादा डिटेलिंग दिखती है कि कौन सी मसल में, कौन से सॉफ्ट टिश्यू में, कौन सी सराउंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत वैरिड प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसमें कुछ घंटों, कुछ एक आध दिन में ही परेशानी अचानक से तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या इलाज करना है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में पेशेंट आया है। स्टेज 1 यानी नाक का इन्वॉल्वमेंट, स्टेज 2 यानी आंख का इन्वॉल्वमेंट, एंड स्टेज 3 यानी कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। अगर स्टेज 3 यानी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो कई बार ऐसे मरीजों को बहुत गंभीर स्थिति में ICU में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि वो अचानक से उनका कॉन्शियसनेस जाने लगता है, उनको बहुत तेज सर में दर्द होता है, और वो उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। कभी कभी उनको बोलने में भी तकलीफ होती है, उनकी स्पीच स्लर्ड होती है, और बहुत तेजी से दर्द शुरू होके उनको लकवा लग जाता है। तो ऐसे मरीजों को जिनको ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, बचाना बड़ा मुश्किल होता है। एंटीफंगल दवाइयां देते हैं। एम्फोटेरिसिन B नामक दवाई है जो बहुत महंगी है, और उसका डोज भी काफी ज्यादा है। रोज के 6 इंजेक्शन लगने पड़ते हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन 50 मिलीग्राम का है, और कम से कम 300 मिलीग्राम की थेरेपी एक दिन की है, और 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक का डोज है 10 से 15 दिनों के बीच में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जो टिश्यू खराब हो गए फंगस से वो हमको हटाना पड़ता है। आप ऐसे समझिए कि हमने कभी कोई सब्जी बाहर रखी हुई है, या फिर कोई ब्रेड का पीस हमें बाहर रखा हुआ सड़ जाता है, तो उसके ऊपर कैसे फंगस ग्रो होने लगती है। आप बिल्कुल वैसा इमेजिन करिए कि ये फंगस हमारे आंख
और नाक में उस तरीके का डैमेज करती है। तो जिस जिस जगह पे डैमेज है उस जगह को हमको हटाना पड़ता है। तो नाक में तो एंडोस्कोपिक सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं। कई बार अगर वो पैलेट यानी जहाँ टीथ है हमारे, वो टीथ की भी सर्जरी करनी पड़ती है, टीथ हटाने पड़ते हैं। कई बार थोड़ी सी हड्डी का पीस हटाना पड़ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आंख में इतना ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज होके आ रहा है तो कई मरीजों की आंख भी हटानी पड़ रही है, जो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए हमें नाक के लेवल पे ही पहचानना है ताकि हम आंख को सेव कर सकें। ये हमारी इम्यूनिटी पे निर्भर करता है कि ये फंगस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें पैनिक नहीं करना है। इस मौजूदा कोविड के दौर में अगर हमारी शुगर हाई है तो हमें उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, और नाक में और आंख में कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है और डॉक्टर से तुरंत मिलना है। मैं ये फिर से कहूंगी कि कई लाखों करोड़ों लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन कुछ हजारों में ही ऑल ओवर इंडिया म्यूकरमाइकोसिस के केसेस रिपोर्टेड हैं। तो इसलिए डरे नहीं। जो इंसिडेंस अगर मैं बात करूं तो 0.027% है, यानी बहुत ही कम इंसिडेंस है म्यूकरमाइकोसिस का। अब हमें करना क्या है, हम क्यों डर रहे हैं? हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें अवेयर होना है। अवेयर होने के लिए हमको शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, स्पेशली अगर हमको कोविड हुआ है या हम कोविड से रिकवर होके ऑक्सीजन थेरेपी या स्टेरॉइड लेके घर पहुंचे हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के हम कोई भी दवाइयां नहीं लें, और शुरुआती लक्षण पकड़ लेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ये कुछ होम आइसोलेशन पेशेंट की ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी। आप इसमें देखेंगे तो कुछ मल्टीविटामिन है, पैरासिटामोल है, एसिडिटी की गोली और जिंक है। इसमें कहीं भी स्टेरॉइड नामक दवाई नहीं है। लेकिन इवेंचुअली डाउन द लाइन सेकेंड वेव इसमें भी नहीं है, जो हमारी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है इसमें भी कहीं स्टेरॉइड नहीं है। लेकिन अभी ये जो सेकेंड वेव आई है जिसमें कि लोगों ने घर में ही खुद बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरीके से कुछ ट्रीटमेंट घर पे ही लिए हैं। हो सकता है कि एक मरीज को एक डॉक्टर ने दवाई लिखी और घर में सारे मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गए, या डर के मारे, क्योंकि इस बार नंबर्स बहुत ज्यादा हुए थे तो अचानक से सभी लोगों ने घर में इस तरीके की दवाइयां खा ली। और मैं इसमें बताना चाहूंगी, ये जो 4 नंबर की दवाई है ये स्टेरॉइड है। इसको लिखा गया है 8 मिलीग्राम 2 बार 5 दिन तक, फिर 4 मिलीग्राम 2 बार 5 दिन तक। इस तरीके से अगर हम स्टेरॉइड अपने मर्जी से खाएंगे तो फिर नुकसान होने की संभावनाएं हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की या बहुत सारी दूसरी हॉस्पिटल्स की जब भी गाइडलाइंस आई है वो डॉक्टरों के लिए आई है, न कि मरीजों के लिए आई है। और वो सब गाइडलाइंस मॉडरेट पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज्ड करके शुगर मॉनिटर करके स्टेरॉइड देने के लिए कही गई थी। पर अब ये जो इस तरीके का जो व्हाट्सएप ट्रीटमेंट चल रहा है ये बहुत डेंजरस है। इसमें अननेसेसरी दवाइयों का सेवन हमारे लिए रिस्की है। ये कहीं ना कहीं फंगस को न्योता दे रहा है। तो प्लीज अभी भी जो लोग घर में हैं, कोविड से जूझ रहे हैं, वो अपने मन से स्टेरॉइड या अपने मन से कोई भी दवाई न लें। ये हमारे लिए प्रिकॉशंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अनकंट्रोल्ड शुगर, अपने मन से लिए हुए स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स हमारे म्यूकर को न्योता दे रहे हैं। तो हमें सजगता दिखानी है, अपने मन से कोविड टाइम में ही दवाइयों का सेवन समझदारी से करना है, अपने शुगर को नियंत्रण में लाना है। अर्ली सिम्टम्स म्यूकर के दिखेंगे तो डॉक्टर के पास जाना है। और अभी एक और स्टडी आई है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग बिना धोए मास्क को यूज कर रहे हैं, कई दिनों से वो मास्क बिना धोए डिस्पोजेबल या कॉटन का मास्क यूज कर रहे हैं, फिर उसको किसी ठंडी जगह पे रख रहे हैं या वो हल्का सा ह्यूमिड हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं फंगस ग्रो हो रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मास्क लगाएं वो आप धुला हुआ या डिस्पोजेबल मास्क यूज करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। रियली बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
हम अपने प्रश्न उत्तर सत्र की तरफ बढ़ें उसके पहले हमारे जैसी परंपरा है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो हमें अध्यक्षीय उद्बोधन दें, फिर कुछ प्रश्न आए हैं मैं उनको लूंगा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? सर अभी आप क्वेश्चन आयर कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है जी। तो मेरे पास कुछ जो प्रश्न आए हैं मैं उनको लेना चाहूंगा। मैम, एक डॉक्टर विनीता रामनानी से प्रश्न है हमारे लीगल सेल हेड रूप सिंह जी का कि इसके लिए सामान्य बचाव क्या हो सकता है? सामान्य बचाव है मुंह और नाक का हाइजीन, अपना हैंड हाइजीन और नाक और मुंह का हाइजीन जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इस फंगस के लिए हमारे पास कोई प्रिवेंटिव दवाई नहीं है। कुछ लोग डर के मारे नाक में और शारीरिक एंटीफंगल दवाइयां ले रहे हैं, वो बिल्कुल कारगर नहीं है। इसके लिए जो कारगर है कि आप धुला हुआ मास्क पहने, कोविड हो जाने के बाद अपने सिम्टम्स को ध्यान में रखें और अपनी शुगर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करें, और जो मास्क है वो धुला हुआ ही पहने, और नाक और मुंह में अगर किसी भी तरीके की अलग से कोई परेशानी दिखे तो तुरंत ईएनटी एक्सपर्ट को दिखाएं। जी। एक प्रश्न और है, दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेरियन फूड इज सजेस्टेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कोविड? तो क्या वेजिटेरियन या कोई भी फूड क्या हमें लेना चाहिए? डॉक्टर भावना आपसे प्रश्न है, आप जुड़े हुए हैं? जी, बट इस तरीके का कोई फूड मैं कहूंगी कि कोविड रोकने के लिए या कोविड से बचाने के लिए ऐसा कोई फूड नहीं है। हम हेल्दी खाना खाएं जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। फल सब्जियों का सेवन करें, ज्यादा शुगर वाला ज्यादा मीठा खाना ना खाएं, शुगर को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, जंक फूड का सेवन ना करें और घर का बना हेल्दी खाना खाएं। एक सृष्टि जी का प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे इन्फेक्शन को समय से कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है, उनको कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ पोर्टल बना है या कैसे जानकारी म्यूकोमाइकोसिस की और इसकी वो पहुंचा सकते हैं? मैम देखिए, म्यूकरमाइकोसिस जो है अभी ये जो है इसको हमें रिपोर्ट करना है। तो अगर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो नाक वाले डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंच रहा है या आंख वाले डॉक्टर के पास जा रहा है, वो फिर उनको मेडिकल कॉलेजेस में रेफर कर रहे हैं। बहुत सारी म्यूकर सेल्स बनी हुई है जिसमें रिपोर्टिंग करके पेशेंट वहां पहुंच सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फंगल इन्फेक्शन हमारे लिए हमेशा से ही खतरा रहा है, क्योंकि गोबर में या फिर जो वहां पे जो कंपोजिट है या जो खाद में इस तरीके की फंगस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो कई बार नंगे पैर चले जाते हैं और कई बार वो अपने हाथों की, आंखों की और नाक की क्लीनिंग नहीं रख पाते हैं। तो मैं अपने सारे ग्रामीण भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नंगे पैर नहीं जाएं, अपने हाथों को साफ रखें। और अगर आप इस तरीके कोई कंपोजिट या काऊ डंग या कोई भी पत्ती या कुछ इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के करें या कृपया उनसे दूर रहें। स्पेशली वो रोगी जो अभी कोविड से रिकवर हुए हैं या जिनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, वो अपने आप के लिए बहुत ज्यादा बचाव रखें। मैं देख रही हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क भी प्रॉपरली नहीं लगाए जा रहे हैं। तो मास्क ही हमारी सुरक्षा है, न केवल कोविड के लिए बल्कि म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा नाक से और मुंह से है। तो अगर हम मास्क लगाएंगे तो म्यूकरमाइकोसिस से भी बचेंगे। जी हाँ मैम, व्हाइट फंगस के बारे में भी एक क्वेश्चन है कि व्हाइट फंगस क्या है, इस पे भी अगर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जब जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं किसी चोट की वजह से या किसी गंभीर बीमारी की वजह से या बढ़ी हुई शुगर की वजह से, तो हमारे शरीर में फंगस का संक्रमण बढ़ जाता है। अब वो फंगस म्यूकरमाइकोसिस के रूप में भी हो सकती है, कैंडिडा के भी रूप में हो सकती है या एस्परजिलोसिस के रूप में भी हो सकती है। अगर वो कैंडिडा होगा तो उसको हम व्हाइट फंगस बोलते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो इनके जब ये इनका जब
अटैक हमारी बॉडी पे होता है तो वो जो बॉडी पार्ट है वो या तो सफेद हो जाता है या काला हो जाता है। तो अगर वो पार्ट सफेद हो रहा है, जैसे अगर मुंह में छाले हैं या जुबान सफेद हो जा रही है, तो वो व्हाइट फंगस है और उसका जो टेक्निकल नाम है वो कैंडिडा है। और कैंडिडा के ऊपर दूसरी दवाइयां काम करती है, जैसे वोरिकोनाजोल हुआ या हाइड्रोकोनाजोल हुआ, ये एंटी फंगल दवाइयां। थैंक यू। लेकिन अगर ब्लैक फंगस है तो ब्लैक फंगस पे एम्फोटेरिसिन बी काम करेगी और उसके जो अल्सर होंगे वो ब्लैक कलर के अल्सर्स होंगे। तो है दोनों फंगल इन्फेक्शन, सिर्फ हमको उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग। जी मैम, एक और प्रश्न आया है डॉक्टर भावना से है कि हाई प्रोटीन डाइट वेजिटेरियन में क्या ले सकते हैं? हाई प्रोटीन। जी डॉक्टर भावना। हाई प्रोटीन डाइट के लिए आपको घर में जो दाल है, राजमा है, चने हैं, सोयाबीन की वड़ी है, पनीर है, ये सब हाई प्रोटीन चीजें हैं। और यदि आप नॉन वेज लेते हैं तो उसमें आप अंडा, मांस, मच्छी सब कुछ ले सकते हैं। बट मूंगफली है, दालें हैं, ये सब हाई प्रोटीन। मैम एक अलका जी का प्रश्न है डॉक्टर विनीता से कि ब्लैक फंगस क्या संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है? नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तो नहीं फैलती है, लेकिन इसमें अगर जिस व्यक्ति को संक्रमण है उसने मास्क नहीं लगाया है या उसका जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो आपने अपनी हैंड में ले लिया और अपने हैंड से आप नाक, मुंह या आंख में कहीं लगाते हैं, तो डायरेक्टली देखने से नहीं हो रहा है। बाकी जितना हो सके हमको हैंड हाइजीन और मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी करना चाहिए। विकास जी झारखंड से जुड़े हैं मैडम, उनका प्रश्न है व्हाई नॉट सो मेनी केसेस ऑफ म्यूकोर वर रिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए डिस्पाइट हाईएस्ट केसेस लोड ऑफ कोविड? ये बिल्कुल एक रिसर्च की बात है, क्योंकि हम जो कल्प्रिट मान रहे हैं, हाइजीन को मान रहे हैं, हमारे जो स्टेरॉइड्स दिए गए हैं वो इरेशनल दिए गए हैं। यूएस में ओवर द काउंटर जाके ना आपको एंटीबायोटिक्स मिलती है ना स्टेरॉइड्स मिलते हैं, लेकिन इंडिया में कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जितनी मर्जी आए, जितनी दवाइयां, जिस तरीके की दवाइयां ले सकता है सब ले रहे हैं। और मैंने इस सेकेंड वेव में रियलाइज किया कि पेशेंट्स अपनी मर्जी से डर के मारे बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले छोटी छोटी एंटीबायोटिक्स लेते थे, अभी वो हायर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड बहुत लंबे दिनों के लिए ले रहे हैं, और अनकंट्रोल्ड शुगर, क्योंकि इंडिया को हम डायबिटीज का कैपिटल मानते हैं। तो जो मैं 3 फैक्टर्स बोलूंगी कि वहां नहीं हुए, हमारे यहाँ हुए। पहला हमारा हाइजीन, दूसरा हमारा अनकंट्रोल्ड शुगर, और तीसरा हमारा ओवर द काउंटर जाके अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कृपा शंकर जी कि यूएस के और हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में ट्रॉपिकल कंट्री में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, आप देखेंगे कि आप अगर ब्रेड यहाँ रख दें 2 दिन के लिए तो उसमें भी फफूंदी लग जाती है। अमेरिका में या इटली में वहां पे ऐसा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, वहां पर जो है फंगस की ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट ज्यादा। प्रश्न जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वो आसानी से मैं ले पाऊंगा। सुमिता विश्वास जी ने लिखा है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो ठीक है। डज ब्लैक फंगस ओनली हैपन टू कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स? कैन इट आल्सो ऑकर इन नॉन कोविड नॉर्मल चिल्ड्रन और पर्संस? बिल्कुल हो सकता है। कोविड के बिना भी कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसमें ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि उनको कोविड एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल गया और वो डायबिटिक हैं पेशेंट। तो कहीं ना कहीं कोविड का तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है ही, पर हमारी इम्यूनिटी का भी लिंकेजेस है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो फिर ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। पहले भी देखा गया है, जब कोविड नहीं था तब भी तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ करते थे। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। गोपाल जी हैं, काफी देर से हैंड रेज किया है आपने। गोपाल जी अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न करें। गोपाल जी। गोपाल जी नहीं सुन पा रहे हैं। गुरदीप जी, आपने भी अपना हैंड रेज किया हुआ, अपनी बात रखें प्लीज जी।
माइक ओपन कर लीजिए, फिर बात रखें। गुरदीप जी। सर जब तक अगर माइक नहीं अनम्यूट होता उनका, तो हमारे पास टोल फ्री नंबर्स पर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कलेक्टिवली। मैं जॉइंटली डॉक्टर भावना और डॉक्टर विनीता से वो क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा। बच्चों को कितने डर है, बच्चे लोगों को कितना फेयर होना चाहिए, क्योंकि म्यूकोमाइकोसिस जो दिख रहा है वो एल्डर्स में दिखा है अभी तक, तो बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? 3 क्वेश्चन जैसे हमारे पास टोल फ्री लाइन पर आए हैं मैम। देखिए, प्रिकॉशंस तो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सेम रहेंगी। बच्चों में इसलिए दिखा क्योंकि हमने बात, बड़ों में इसलिए अब तक दिखा क्योंकि हमने पहले बात की थी कि बच्चों में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज जिनकी हम बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बच्चों में कम पाई जाती है ना। तो बच्चों की इम्यूनिटी जो है एज कंपेयर टू अडल्ट्स, इननेट इम्यूनिटी, क्योंकि हम बचपन में वैक्सीन लगाते हैं, बार बार बच्चों को रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो बच्चों की इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अडल्ट्स, और उनमें एसोसिएटेड ये बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं हुआ होता है। इसलिए कोविड की सिवियरिटी भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में कम है, और जब कोविड की सिवियरिटी कम है तो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी बच्चों में कम नजर आ रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में नहीं हो सकते। यदि कोई बच्चा डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, कोई बच्चा लंबे समय से किसी और बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स पे है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन बच्चों में यदि ये संक्रमण कोविड का होता है तो उनमें ये म्यूकर की प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। और जैसा मैडम ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो हाइजीन प्रिकॉशंस आपको अडल्ट्स में लेने हैं वही बच्चों में भी लेने हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम का माइक अनम्यूट हो गया, अपनी बात रखें आप जी। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे आईज में चोट लगी है या उसका लेजर हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि उसको इससे मतलब कि वो बच सके इससे? क्या उसको कुछ जो म्यूकर माइकोसिस है वो डायरेक्टली आंख में नहीं आ रहा है, वो नाक के रास्ते से ही आंख में आ रहा है। फंगल इन्फेक्शंस अदरवाइज आंखों में देखे जाते थे, वही व्हाइट फंगस या एस्परजिलस से, वो जब कोई वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी आंख में चली जाती है, जैसे कि कोई पत्ती चली गई और वो उस झाड़ की चोट लग गई या ओंख का कोई फ्लूइड चला गया, तो जनरल आई प्रिकॉशंस में यही है कि हमको चश्मा लगाना है, या अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो धूल मिट्टी धुएं से आंख को बचाना है। बाकी अलग से लेजर वाले पेशेंट्स को या जिनको चोट लगी हुई है उनको म्यूकर माइकोसिस से डरने की जरूरत नहीं है। मैम एक प्रश्न रीता जी का आया है, फंगस से बचने के लिए नाक मुंह में मास्क लगा सकते हैं, पर आंखों को कैसे बचाएं फंगस से? ये लकीली ऐसा हो रहा है कि जो कोविड है वो डायरेक्टली आंख से और नाक से, आंख से फंगस या कोविड दोनों का प्रवेश बहुत लिमिटेड है। ये शुरू में स्टडीज आई थी कि कोविड आंख से भी जा रहा है, पर बहुत परसेंटेज कम थी, तो इसलिए आई के लिए अपना रूटीन वाला चश्मा, गॉगल्स, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना हाथ आंख की तरफ न ले जाएं। हमारी जो बैड हैबिट्स है कि हम अपने हाथों को नाक, मुंह और आंख की तरफ ले जाते हैं, वो हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। जी मैम। तो और किसी ने हैंड रेज किया हो, प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, हैंड रेज करके किया हुआ है। मेरा एक आग्रह है कि आप प्रश्न करने के बाद अपना माइक बंद कर लें, जिससे कि आवाज गूंजे नहीं। जी लोकेन जी भाई साहब, आपका प्रश्न। जी मैडम, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अभी जैसा आपने स्टेरॉइड के बारे में बताया है, तो अभी जिनका सीआरपी बढ़ा हुआ है उनको स्टेरॉइड लेने के लिए डॉक्टर्स काफी बोल रहे हैं और वो लोग ले भी रहे हैं, तो सीआरपी डाउन करने के लिए स्टेरॉइड ज्यादा जरूरी है क्या? फिर दूसरा प्रश्न है मैडम ये कि जैसा आपने बताया था आदरणीय भावना मैडम ने कि माता और बच्चे को साथ में रखना है अपने को, तो होम क्वारंटाइन की अवधि क्या रखना है मैडम? अगर आरटीपीसीआर टेस्ट दोबारा नहीं करवाना है तो उनको कितने अलग रखना है? और तीसरा क्वेश्चन ये है मैडम मेरा कि अगर कोई व्यक्ति है उसने लगातार कोविड से फाइट किया है और नॉन सिम्टोमेटिक रहा है,
तो ऐसी स्थिति में एस्पिरिन के बारे में काफी बताया जा रहा है कि आपको अपना ब्लड पतला रखने के लिए एस्पिरिन लेना है, और ये व्हाट्सएप पे चल रहा है आजकल कि एस्पिरिन तो लेना ही लेना है, और कई सारे लोग जो है वो एस्पिरिन अंधाधुंध तरीके से ले रहे हैं। तो एस्पिरिन के संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे मैडम? डॉक्टर भावना जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये सारी आवाज आपके मैम। पहले मैं माँ और बच्चे वाला सवाल लूंगी कि आपको, जैसे मैंने कहा, 2 हफ्ते के लिए हम आइसोलेशन, 14 डेज की आइसोलेशन हम बताते हैं। लेकिन यदि कोई वैक्सीनेटेड व्यक्ति है जिसने दोनों डोज वैक्सीन लिए हुए हैं और वो कोविड पॉजिटिव हो गया है और एसिम्प्टोमेटिक है, तो 10 दिन आइसोलेशन उसके लिए काफी है। तो माँ और बच्चे के लिए अगर आपको रखना है तो 2 हफ्ते का आइसोलेशन जो है वो मेंटेन करके रखिए, 14 दिन का। दूसरा है सीआरपी, जो उनका स्टेरॉइड के लिए सवाल था। स्टेरॉइड जो है सिर्फ सीआरपी की रिपोर्ट देकर अपने आप ना शुरू करें। बढ़ता हुआ सीआरपी एक अंडरलाइंग साइटोकाइन स्टॉर्म का एक इंडिकेशन, वन ऑफ द पैरामीटर्स है। उस सीआरपी को मरीज की क्लिनिकल कंडीशन और बाकी पैरामीटर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरप्रेट करके डॉक्टर की सलाह से ही अप्रोप्रिएट डोज ऑफ स्टेरॉइड फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन लेना जरूरी है। डॉक्टर ने यदि स्टेरॉइड एडवाइस किया है और 5 से 7 दिन में उसे बंद करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसको 10 दिन 14 दिन तक लिए चले जा रहे हैं। सिर्फ इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को ना फॉलो करें, डॉक्टर की परामर्श से ही दवा लें। ये जो मैडम ने पहले भी हाईलाइट किया कि सेल्फ मेडिकेशन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मरीज 10-10, 12-12 दवाइयों का कॉकटेल ले रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एस्पिरिन का कोई क्लियर कट अभी इस समय ऐसा रूल नहीं है कि आप अंधाधुंध एस्पिरिन लिए चले जा रहे हैं। जो लोग कोविड पॉजिटिव होने के पहले एस्पिरिन ले रहे थे वो कंटिन्यू करें। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स जिनमें कोएगुलेशन का या खून जमने का रिस्क ज्यादा है, उनको उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से एंटीकोएगुलेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसका एक कंपोनेंट एस्पिरिन कुछ मरीजों में हो सकता है। इसलिए सभी कोविड पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन लेना है, प्लीज ऐसा ना करें। जी मैम, एक प्रश्न और है कि क्या एसिम्प्टोमेटिक, जैसे कोरोना में एसिम्प्टोमेटिक है, वैसे ही ब्लैक फंगस भी एसिम्प्टोमेटिक होते हुए सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा गया है कि वो सीधे ब्रेन में गया, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि नाक में उनके जो फंगस के लक्षण हैं वो बहुत कम दिखे और पेशेंट सीधे ही स्ट्रोक से प्रेजेंट हुआ। तो कई बार वो ऐसा नहीं है कि वो नाक से आंख में और फिर ब्रेन में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रूट्स हैं जाने के, तो कई बार नाक में थोड़ा बहुत संक्रमण होते हुए सीधे ब्रेन में भी जा सकता है। एक प्रश्न है, हालांकि इसका आंसर आपने दे दिया है पर शायद वो जुड़े नहीं थे सुनीता जी। शुगर पेशेंट हु हैड सफर्ड विद कोविड एंड रिकवर्ड कैन आल्सो सफर्ड विद ब्लैक फंगस। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत लंबे समय से उनको डायबिटीज है और अभी उन्होंने स्टेरॉइड लेके अपनी शुगर को और बढ़ा दिया है, तो ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क पेशेंट्स। और मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि सारे डायबिटिक पेशेंट, सारे कोविड पेशेंट या सारे पेशेंट्स जिन्होंने स्टेरॉइड लिए सबको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा। मेरी ओपीडी फ्लडेड है आजकल, सब लोग आ जाते हैं, मैडम मैंने स्टेरॉइड लिया था मेरे को म्यूकर हो गया है, मेरी शुगर उस समय 200 थी, अब मुझे म्यूकर तो नहीं हो जाएगा, मेरी आंख तो नहीं चली जाएगी। तो प्लीज आप अवेयर रहें, लेकिन बिल्कुल पैनिक ना करें, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत कम देखने को आ रहे हैं, लेकिन उस पैनिक के कारण बहुत सारे लोग आंख में थोड़ा सा दर्द हुआ, रात को सो नहीं पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। तो प्लीज आप वो चीज डर के रूप में न लें, अवेयरनेस के रूप में लें। मैम ने पहले ही इस बात को बताया कि सिर्फ 0.27% 0.027% जी ही इस बीमारी से संभावना है, तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। खबरों करके नाम से आपका सर हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो हैंड रेज किया उन लोगों ने, आप अपनी बात कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके।
हाँ चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है और अध्यक्ष जी हमारे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैम आगे जी। नमस्ते मैम, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? जी सुन रहा हूँ, बताएं। सर मैडम से मेरा एक क्वेश्चन है। मैं विष्णु बिरथरे बोल रहा हूँ अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से। मैम, स्टीम ले रहे हैं आजकल लोग, स्टीम ले रहे हैं, तो उससे क्या खतरा है इसके फंगस इन्फेक्शन के लिए, फंगल के लिए, कि वो प्रिकॉशन के माध्यम से ले सकते हैं उसको? आवाज नहीं आ पा रही है। अननेसेसरी स्टीम लेना भी रिस्की है क्योंकि वो आपकी नेजल म्यूकोजा को ड्राई कर दे रहा है। तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्म चीजें या अननेसेसरी चीजें कई बार नुकसानदेह होती है। तो जिस समय आपको कोविड था, जिस समय आपको कोविड के सिम्टम्स थे, उस दौरान लिया है स्टीम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इस डर के मारे कि मुझे म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, प्लीज आप सब लोग स्टीम लेना शुरू मत कर दीजिए। एक नॉर्मल अपने नाक और माउथ का हाइजीन मेंटेन करिए, ये बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है किसी को, ब्रोंकाइटिस, तो उसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इनहेलर, फॉर्मोटेट करके एक इनहेलर, उसमें स्टेरॉइड होता है, तो कितने समय तक ले सकते हैं उसको? देखिए, स्टेरॉइड डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। स्टेरॉइड हमारी लाइफ सेविंग दवाइयां हैं और बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है अननेसेसरी यूज ऑफ स्टेरॉइड जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। अब अगर ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है, ड्यूरिंग एक्यूट ब्रोंकाइटिस डॉक्टर ने उसको से फॉर एग्जाम्पल 8 या 10 दिन के लिए वो इनहेलर लिखा है और वो जिंदगी भर वो इनहेलर ले रहा है, तो रिस्की है। तो जिस पेशेंट को जितने सिम्टम्स हैं उसकी बाकी कंडीशंस को देख के डॉक्टर डोज और ड्यूरेशन निर्धारित करता है। तो मेरा सारे मरीजों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड स्टेरॉइड ले रहे हैं वो उसकी ड्यूरेशन और उसकी डोजिंग का जरूर ध्यान रखें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, थैंक यू मैम। सत्र को चालू रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं माफी चाहूंगी, मेरी 5:30 बजे एक और मीटिंग है। 1 मिनट में ही आप चले जाइएगा। मैं आज हमारे दोनों वक्ताओं डॉक्टर भावना और डॉक्टर विनीता कमयानी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतने व्यस्ततम समय में समय निकाला हमारे लिए, और आज की कार्यशाला में करीब 144 लोग लगभग 20 राज्यों से जुड़े हुए थे। ये वेबिनार लगभग पैन इंडिया प्रसारित हुआ है और आपके द्वारा दी गई जानकारी का सब लोग लाभ उठाएंगे। तो मैडम वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपको जाना है डॉक्टर भावना, आप जा सकते हैं। जाने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो मैंने यहाँ पढ़ा। किसी ने पूछा है कि ये कोविड वैक्सीन बच्चों को दिया जा सकता है क्या? तो बच्चों में अभी सिर्फ कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है हमारी कंट्री में। बाकी कंट्रीज में कुछ और वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों में चल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं। तो ये वाले वैक्सीन अभी बच्चों को ना लगाए जाएं आउटसाइड द ट्रायल। जो बच्चे ट्रायल में के पार्टिसिपेंट्स हैं या ट्रायल पार्टिसिपेंट इनरोल किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं में ये ट्रायल किया जा रहा है। बच्चों के लिए पब्लिक यूज के लिए या रूटीन यूज के लिए अभी वैक्सीन नहीं आया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी प्रश्न है चौबे जी। हाँ जी बताएं, रखें अपना प्रश्न। मेरा ये प्रश्न था कि जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए जो दवाई की सलाह दी जा रही है, क्या वो सही दवाई है? कैसे उसका उपचार होगा? देखिए, जो ब्लैक फंगस है उसके लिए जो सबसे कामयाब दवाई है वो है एम्फोटेरिसिन बी, जो इंजेक्शन के रूप में हॉस्पिटल में भर्ती करके दी जाती है। और जैसा कि मैंने उसका डोज बताया कि वो 50 मिलीग्राम की वायल आती है और 6 वायल एक दिन में लगती है, क्योंकि उसका डोज है 300 मिलीग्राम पर डे 10 डेज या 15 डेज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। यानी 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक का डोज है। तो ये अभी एक हमारे साथ में और मुसीबत आ गई है कि एम्फोटेरिसिन बी का सप्लाई इतना ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पेशेंट्स हैं,
उतनी एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन बी अभी मिल नहीं रही है। हो सकता है कि 2-4 दिन में ये मिल जाए, क्योंकि इतना प्रोडक्शन इसका एम्फोटेरिसिन बी का होता नहीं था, लेकिन ये बहुत कारगर दवाई है म्यूकरमाइकोसिस में। और फिर जब मरीज छुट्टी पे जाता है तो उसको फिर पोस्टकोनाजोल टैबलेट दी जाती है, क्योंकि कुछ मरीजों में ये फंगस बहुत जिद्दी फंगस है, तो इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हो सकता है कि 2-4 महीने तक गोलियां खिलानी पड़े। तो फंगस इन्फेक्शन वाला जो रूप है वो आपकी पूरी पूरी इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो कैंडिडा जो है वो व्हाइट फंगस है, वो उसमें उतना डेंजरस नहीं है, उसका डोज भी अलग है, उसकी दवाइयां भी अलग है, और उसका नुकसान फेफड़ों पे ज्यादा है। जो व्हाइट फंगस है वो चमड़ी पे और फेफड़ों पे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और जबकि जो ब्लैक फंगस है वो चेहरे के ऊपर, मतलब उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ब्लैक फंगस चेहरे पे और व्हाइट फंगस नीचे वाले हिस्सों में, जैसे फीमेल्स में वेजिना में इन्फेक्शन हो रहा है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। और कोई बहुत प्रश्न है धन्यवाद। किसी का? जी मैडम से मेरा प्रश्न था। मैडम चलिए, आग्रह है थोड़ा अपना नाम के साथ परिचय भी बता देंगे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो लोग पहली बार जुड़े हैं एक मैसेज डाल देंगे, तो आगे से हम आपको लिंक भेजते रहेंगे। जी मैडम प्रमोद गुप्ता मंदसौर से बोल रहा था। मैडम मेरा प्रश्न था कि अभी कोविड के लिए लोग डॉक्टर ने जो है फिजिकल एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब की थी, जैसे गहरी सांस लेना और हाथ पैरों के मूवमेंट वगैरह। तो क्या ब्लैक फंगस के लिए भी कुछ तरह की एक्सरसाइज है क्या, जिसके कारण से हम लोग प्रिकॉशंस रख सकें? नहीं, देखिए सर, ये एक दिन की एक्सरसाइज या एक दिन की प्रॉपर डाइट हमें कभी भी इम्यूनिटी नहीं देती है। हमारी ओवरऑल शरीर की इम्यूनिटी हमारी नींद, हमारी सोच और हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारी डाइट और एक्सरसाइज, ये 5 चीजों पे निर्भर करती है। और वो डाइट और एक्सरसाइज एक दिन का काम नहीं है, इसको आपको अपनी जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा। तो आपको ये जो भी एक्सरसाइजेस है वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाएगा, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। अलग से म्यूकरमाइकोसिस के लिए कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी डाइट नहीं है, एक स्वस्थ जीवन शैली ही इम्पोर्टेंट है। अनीता जी कुछ काफी देर से पूछना चाह रही हैं, अनीता तिवारी जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी अपना प्रश्न रखिए। नमस्ते। मेरा कहना ये है कि जैसे किसी को कोविड हो गया, नहीं इंजेक्शन लग गए, टीके लग गए, उसके बावजूद भी कोविड क्यों हो रहा है? देखिए, जिनको पहले कोविड हो चुका है उनको कुछ परसेंटेज इम्यूनिटी मिल जाती है, जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है उनको भी कुछ परसेंटेज इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन ये दोनों चीजें मिला के भी आपको 100% इम्यूनिटी नहीं देती है। हर इंडिविजुअल अलग अलग है, किसी को सिर्फ वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल रही है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये आपकी इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स है, जैसा कि मैंने बताया कि वो 5 चीजों से मिलके बनती है, आपकी स्वस्थ जीवन शैली, आपकी डाइट, आपकी कोमॉर्बिडिटीज और आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तय है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपको कोविड इन्फेक्शन हो रहा है तो वो सीवियरिटी में बहुत कम होगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, और हो सकता है कि ये वायरस रूप बदल के आ रहा है, इसलिए हम उसको म्यूटेंट वायरस या जेनेटिकली डिफरेंट वायरस बोल रहे हैं, जो स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 है। थैंक यू मैम। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच मैम। हम सत्र को समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृपा शंकर भैया, आप इतने टाइम से लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम को भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का जी। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो। आप सभी क्विट कर सकते हैं मीटिंग। एडमिन कंसोल से मीटिंग ओवर हो चुका है, लेफ्ट हो चुके हैं सभी लोग। हेलो, सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज मीटिंग में से क्विट कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। मीटिंग ओवर हो चुका है, रिकॉर्डेड वर्जन है। प्लीज, अभी भी 7 लोग हमें एक्टिव दिख रहे हैं। ये बाहर एग्जिट कैसे होंगे भाई, यही पता नहीं लग रहा है इसमें तो।
सर सेशन कंप्लीट हो चुका है, मीटिंग अरे कंप्लीट पर हो चुकी है। बाहर कैसे निकलना, हमेशा तो बंद हो जाता था, ये बाहर कैसे निकलना है यही पता नहीं लग रहा है। आपको टेलीफोन का जो एक रिसीवर जैसा दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, रेड कलर का स्पीकर, वो तो स्पीकर है। सर साफ नहीं दिख रहा ठीक है है। सर, वेट कीजिए मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ।